बिहार का जो भी हाल है वो सिर्फ और सिर्फ बिहारियों की वजह से है। बिहार में नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं चलती है, यहाँ चलती है कास्ट पॉलिटिक्स। यादव के राज चलेगा, यादव के। और बस यहीं से बिहार का जो बचा कुचा डेवलपमेंट था वो भी खत्म होने वाला था। अरे बिहार आगे बढ़ेगा। उस टाइम पर बिहार में आम आदमी का तो छोड़ो, आईएएस ऑफिसर की फैमिली तक सेफ नहीं रहा करती थी। और इसलिए लालू यादव के एरा को गुंडा राज या फिर जंगल राज भी कहा जाता है। नीतीश कुमार सत्ता में आने से पहले काफी बड़े बड़े वादे किए थे पब्लिक को। इन सारे स्कीम्स का भी पब्लिक ने गलत फायदा ही उठाया। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए तेजस्वी यादव ने इस बार बहुत ही बढ़िया आइडिया निकाला है। एक बिहारी 100 बीमारी। ट्रेन में हिजरे 1000 पर बिहारी ना एक बार। बिहारी मतलब मजदूर। ये कुछ ऐसे लाइन्स हैं जो तुम लोगों ने कभी ना कभी यूज किया होगा या फिर कभी ना कभी सुना तो जरूर ही होगा। एक बिहार का आदमी अगर दूसरी स्टेट जाके काम करता है तो या तो उसको मार पीट के भगाया जाएगा या फिर उसको ये बोला जाएगा कि अरे ये तो बिहारी है, इसमें तो बिल्कुल सिविक सेंस नहीं होगा। इंडिया में आज के टाइम बिहारी एक आइडेंटिटी नहीं, एक गाली बन के रह गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग वही पता करने वाले हैं कि क्या ये बिहारियों की वजह से हुआ है या फिर बिहार के पॉलिटिक्स की वजह से। अब देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही बिहार को ऐसे ही इग्नोर किया गया है जैसे तुम्हारे पसंदीदा औरत तुम्हें और गवर्नमेंट अपने वादे को करती है, मतलब कि टोटली निग्लेक्टेड। क्योंकि अंग्रेजों को जब टैक्स लेने में दिक्कत होने लगी थी तो उन्होंने बिहार में जमींदारी सिस्टम को लगाया। अब जमींदारी सिस्टम का सीन ये था कि जो लैंड ओनर्स थे या फिर जो बड़े बड़े जमींदार थे वो छोटे छोटे फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे और बाद में उस टैक्स को जाके गवर्नमेंट को देते या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। इससे लैंड ओनर्स का भी फायदा होता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी फायदा होता था। लेकिन दिक्कत यहाँ पे छोटे छोटे फार्मर्स को थी। ना तो उनके पास प्रॉपर जमीन था जिसमें वो खेती कर सकते थे और ना ही उनके पास इतना पैसा था कि वो कुछ और बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। तो वो कभी ग्रो कर ही नहीं पाए और हमेशा से ही बैकवर्ड रह गए। एंड इसकी वजह से बिहार में काफी ज्यादा सोशल इश्यूज होने लगा था क्योंकि फार्मर्स का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करने में जाता था। हालांकि 1951 में एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट के थ्रू इस चीज को हटाया गया, पर इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं क्योंकि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था बिहार में वो बहुत ही ज्यादा रैंडमली था। बिहार में जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनके पास काफी ज्यादा अमाउंट में लैंड थी और जो छोटे फार्मर्स थे उनके पास ऑलमोस्ट ना के बराबर लैंड्स थी, जिससे कि अभी भी उनको बड़े बड़े लैंड ओनर्स के नीचे ही काम करना पड़ता है। अब अगर इतना काफी नहीं था तो 1952 में इंडिया में फ्रेट इक्विलिटी पॉलिसी लाया गया, जिसका मेन मोटिव ये था कि जितना भी रॉ मटेरियल्स है इंडिया में उसको इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे अवेलेबल करवाया जाएगा, जिससे कि जो भी कंपनीज इंडिया आती थी वो ज्यादातर उन स्टेट्स को प्रेफर करती थी जिनके अगल बगल कोई सी पोर्ट हो, क्योंकि सब्सिडी तो मिल ही रही थी उनको गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बिहार में जो बेसिक डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, क्योंकि बिहार में कोई कंपनीज आना ही नहीं चाहती थी। एंड इसका रीजन मैं तुम्हें आगे बतलाने वाला हूँ। और इसी वजह से बिहार जो कि पहले से ही पीछे था वो और ज्यादा पीछे चला गया। अब बिहार में नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं चलती है, यहाँ चलती है कास्ट पॉलिटिक्स, मतलब की जाति राजनीति। सिर्फ यहाँ पे यादव के राज चलेगा, यादव के। युवा लोग के नौकरी देता है। अच्छा, कौन युवा की नौकरी दिया है? बहुत दिया है, जीतेगा तो आप देता। आप युवा हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं? हमको कुछ नहीं अच्छा काम लगता है। हम आरजेडी भक्त हैं। यहाँ लोग राजनीति में विकास नहीं अपना जाति चुनते हैं और इसलिए 70s के टाइम से ही बिहार में एक स्लोगन रहा है जो कि काफी फेमस है कि हमें बदलाव नहीं, हमें सम्मान चाहिए। और इसी कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर लालू यादव काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे बिहार में। एंड उनका एक स्लोगन भी काफी ज्यादा चला था कि भूरा बाल साफ करो, जिसका लिटरली ये मीनिंग था कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण एंड लाला को साफ करो। अब इन चीज़ों की वजह से जो लोअर कास्ट के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे लालू यादव से और जिनका उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला और वो 1990 में बिहार के अगले सीएम भी बनते हैं। और बस यहीं से बिहार का जो बचा कुचा डेवलपमेंट था वो भी खत्म होने वाला था, क्योंकि उस टाइम पे बाकी के स्टेट जब अपना इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ते हुए देख रहे थे, वहीं बिहार के लोग बढ़ोतरी तो देख रहे थे लेकिन क्राइम्स में, किडनैपिंग्स में या फिर बाकी के चीज़ों में। लालू यादव के टाइम में बिहार में क्राइम एंड करप्शन इस लेवल पे चल रही थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि आरजेडी से एक नेता था, वो जेल के अंदर से इलेक्शन जीत रहा था। और ये वही शहाबुद्दीन था जो कि सतीश एंड गिरीश, जो कि दो भाई थे, उनको एसिड से नहलाकर मार दिया था। सीवान के कारोबारी चंद्रकेश्वर सिंह के दो बेटों की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई।
शहाबुद्दीन के घर पर पाकिस्तानी राइफल, AK-47 और काफी सारे ग्रेनेड्स भी पाया गया था। अगर हम लालू यादव के 15 साल के रूल में सिर्फ आखिरी का साल का कुछ डेटा देखें तो 2004 में बिहार में करीबन 4000 मर्डर्स, 400 से ज्यादा किडनैपिंग्स और 1350 से ज्यादा रेप केसेस फाइल किया गया था। और ये तो बस एक ऑफिशियल नंबर है जो कि पब्लिक के पास है। रियल नंबर तो इससे काफी ज्यादा होगा। उस टाइम पर बिहार में आम आदमी का तो छोड़ो, IAS ऑफिसर की फैमिली तक सेफ नहीं रहा करती थी। IAS ऑफिसर बीबी विश्वास की वाइफ तक का रेप किया गया था और ऐसे हजारों केसेस है जिनको कवर करना इम्पॉसिबल है। अब ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर सिर्फ गुंडे ही क्राइम या चोरी घोटाला करते थे। लालू यादव खुद ने भी काफी ज्यादा घोटालों में अपना नाम बड़ा किया है, जैसे कि चारा घोटाला जिसमें कि 930 करोड़ का घोटाला किया गया था, या फिर होटल स्कैम, और ना जाने कितने ऐसे स्कैम है जिसके बारे में आज तक किसी को पता भी नहीं चला है। इवन लालू यादव को नक्सल से भी जोड़ा जाता है। लालू इतने पर ही नहीं रुके, वो तो आम आदमी का आदमी है। सुना आपने, रेल मंत्री रहे लालू यादव कहते हैं कि नक्सली आम आदमी के साथी हैं। वो नक्सली जो पता नहीं कितने रेलवे ट्रैक बम से उड़ा चुके। और इसलिए लालू यादव के एरा को गुंडा राज या फिर जंगल राज भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर की उतनी ही वैल्यू थी जितना कि हम बिरयानी में लौंग एंड इलायची को देते हैं। अब देखो, लालू यादव जब इन चीजों के बीच में फंसे थे तो एक नाम काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, जो कि था नीतीश कुमार का। हमने काम करना शुरू किया 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? नीतीश कुमार सत्ता में आने से पहले काफी बड़े बड़े वादे किए थे पब्लिक को, जैसे कि क्राइम रुकवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे और एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करेंगे। और इसमें से कुछ चीजें उन्होंने अचीव भी की, जैसे कि 2005 में जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने स्पीडी ट्रायल्स को बहुत ही ज्यादा पुश किया था, जिससे कि काफी ज्यादा क्रिमिनल्स को जेल में भेजा गया था, जिससे कि बिहार को जो एक टैग मिला था गुंडा राज का, वो अब हटने लगा था और लोग बिना टेंशन के अपने फैमिली के साथ बाहर घूम सकते थे, जो कि लालू यादव के टाइम में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। नीतीश कुमार ने गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए काफी सारे अलग अलग स्कीम्स निकाले, जैसे कि साइकिल योजना, और अगर कोई लड़की ग्रेजुएट होती है तो उसको 50,000 रुपए भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे थे। प्लस इन्होंने काफी सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी निकाली। अब अगर मैं बिहार में कुछ डेटा की बात करूं तो बिहार में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट 2015-16 में 52% थी, जो कि घटकर 2021 में 33% पर आई, जो कि स्टिल सबसे हाईएस्ट है बाकी के स्टेट से अगर कंपेयर किया जाए तो। वहीं अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार का लिटरेसी रेट 63% था, जो कि अभी बढ़कर 74% पर आई है, लेकिन स्टिल बिहार का लिटरेसी रेट अभी भी इंडिया में सबसे लोएस्ट है। नीतीश कुमार का भी इंटरवल को उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑलमोस्ट ना के बराबर किया है। एक टाइम था जब बिहार इंडिया का 40% से ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करता था, लेकिन आज वही 3 से 4% पे सिमट के रह गया है। अब नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब कि उसके पास कोई सी पोर्ट नहीं है, इसलिए कोई कंपनीज बिहार आना नहीं चाहती है। लेकिन भाई कोई उनको ये बताओ कि पंजाब और हरियाणा में कौन सा जुहू बीच खुला है जो कंपनीज वहां जा रही है और डेवलप भी हो रही है। तो बात ज्योग्राफी की नहीं, बात मेंटेलिटी की है। बल्कि असली रीजन तो ये है कि यहाँ अगर तुमको कोई काम करवाना हो तो सबसे पहले तुमको रिश्वत देना होगा, उसके बाद काम होगा कि नहीं होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर तुमको एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगानी है बिहार में तो हर एक डिपार्टमेंट में सिर्फ चाय पानी से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुमको मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। यहाँ एक छोटी से छोटी फाइल को भी हिलाने के लिए मोटा पैसा लगता है। और फिर कहते हैं कि कंपनीज बिहार नहीं आना चाहती। अरे भाई तो कैसे आए जब सिस्टम ही इतना ज्यादा टॉक्सिक हुआ पड़ा है। कंपनीज के लोग पहले फॉर्म भरते हैं, बाद में फ्रस्ट्रेशन भरते फिरते हैं। और अगर हम आउट माइग्रेशन की बात करें, मतलब कि कितने लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई या फिर किसी काम की वजह से, तो उसमें बिहार नंबर 1 पे आता है। और उनमें से कुछ माइग्रेंट्स के साथ कुछ ऐसा हाल होता है। आप रहते हैं निकाल देगा, निकाल देगा, ये आपको निकाल देगा, अब भगा देगा, नहीं आप बाइक लगा। अब इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है बिहार छोड़कर जाने का, क्योंकि बिहार में कोई इंडस्ट्री है ही नहीं जहां ये लोग काम करके अपना पेट पाल सकते हैं। और वहीं अगर इनसे ये पूछा जाए कि बिहार के लोग क्यों जाते हैं बाहर काम या फिर पढ़ाई करने के लिए, तो इनका आंसर कुछ ऐसा रहता है। बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, विकसित राज्य का। अरे सर, बिहारियों का मन नहीं है बाहर जाकर काम करने का, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बिहार में, इसलिए वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। और कब तक बिहारी दूसरे स्टेट का ही इकोनॉमी बूस्ट करेंगे? बिहार का भी तो इकोनॉमी है, वो कब बूस्ट होगा?
पर देखो, हमें ये चीज भी समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार को जिस कंडीशन में बिहार मिला था उसका कंडीशन हद से भी ज्यादा खराब था, फिर भी उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है बिहार में। अब अभी तक मैंने तुम लोग को जो भी बताया है वो इसलिए ताकि तुम लोग बिहार का थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझ सको एंड ये चीज समझ सको कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने तुम्हारे साथ साथ बिहार के फ्यूचर के लिए क्या क्या किया है। अगर अभी हम 2025 के पॉलिटिकल व्यू से देखें तो बिहार में अभी मेजरली 3 पार्टीज है, जिसमें से पहली आती है एनडीए जो कि एक गठबंधन सरकार है एंड इसके अंदर बीजेपी प्लस जेडीयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है एंड एलजेपी जो कि चिराग पासवान की पार्टी है। एंड अगर हम एनडीए के कुछ चुनावी मुद्दों की बात करें तो बेसिकली वही है जो पिछले साल भी थी कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे और बाकी सेम चीजें। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आरजेडी एंड कांग्रेस मिलकर इंडी अलायंस बनाई थी। अब थी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आरजेडी का जो लीडर है तेजस्वी यादव जो कि लालू यादव के सुपुत्र हैं, उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया है। एंड वहीं अगर हम इनके चुनावी मुद्दों की बात करें तो वही है जो हर साल रहता है कि कास्ट पॉलिटिक्स या फिर कास्ट रिजर्वेशन को हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए तेजस्वी यादव ने इस बार बहुत ही बढ़िया आइडिया निकाला है। और हर घर 20 महीने के अंदर हम सब लोग सरकारी नौकरी हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब इनका कहना है कि अगर इनकी गवर्नमेंट बनती है तो वो 20 महीने के अंदर हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन अगर हम 2021 का सेंसस देखें तो बिहार में अभी टोटल 3 करोड़ फैमिलीज है, मतलब कि 3 करोड़ गवर्नमेंट जॉब। और अब ये कैलकुलेशन उन्होंने कैसे किया है ये तो वही जाने, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल कहीं से भी नहीं है। एंड अब अगर हम तीसरी पार्टी की बात करें बिहार में तो वो है अभी प्रशांत किशोर की जन सुराज, जो कि पहली बार उतर रही है इलेक्शन में। और प्रशांत किशोर काफी बड़े बड़े मुद्दों पे क्वेश्चंस उठा रहे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई क्यों है बिहार में, बिहार के लोग क्यों बाहर के स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए, क्यों बिहार में हमेशा कास्ट के नाम पे वोट मांगा जाता है। प्लस फ्रीबीज कल्चर के बारे में भी ये बात करते हैं जो कि बिहार में काफी ज्यादा फेमस है और जिससे काफी ज्यादा वोटर्स अट्रैक्ट भी होते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। अब इस चैप्टर में मैं जिस चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ वो शायद कुछ लोगों को हर्ट भी कर सकती है, तो ध्यान से सुनना। देखो, बिहार के पीछे रहने की कहानी सिर्फ नेताओं के करप्शन या पॉलिसीज तक लिमिटेड नहीं है, लोगों की सोच भी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदार है। बिहार वही जगह है जहाँ एक तरफ लोग बदलाव की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कास्ट के नाम पे वोट। ये वही बिहार है जहाँ अगर ट्रेन चलती है तो इंजन गायब कर देते हैं, स्कूल बनते हैं तो फर्नीचर बेच दिए जाते हैं, और अभी बिहार के पटना शहर में मेट्रो चालू हुआ है। तो लोगों का ये कहना है मेट्रो टेट्रो हमरा ना चढ़ेला, टेम्पू है, साइकिल बहुत बढ़िया है, लालूए के राज बढ़िया है हमरा ला। हाँ, और आरजेडी जिंदाबाद, वही अब रियायत बा। मतलब कि सिस्टम भी करप्ट है एंड सोसाइटी भी, एंड जब दोनों ही करप्ट हो तो डेवलपमेंट सिर्फ स्पीच में होती है, ग्राउंड पे नहीं। इसलिए बिहार के लोगों में भी सोशल अवेयरनेस की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि क्या सही है क्या नहीं है बिहार के लिए वो लोग खुद से डिसाइड कर सके। और ये चीज समझे कि क्यों अगर कोई पॉलिटिशियन बिहार आता है तो उसके स्पीच में सिर्फ कास्ट एंड रिजर्वेशन की ही बात होती है। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटीई के लिए है वो ईबीसी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होंगे। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। और एंड अगर वही पॉलिटिशियन दूसरी स्टेट जाता है तो उसके स्पीच में तुरंत से डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बातें होने लगती है। एक्चुअली उस पॉलिटिशियन को भी पता है कि अगर बिहार में डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पब्लिक इस बात पे ताली तो जरूर मारेगी, लेकिन वोट एट द एंड उसी को मिलेगा जो कि जातिवाद को प्रमोट करेगा। एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बिहार के लोगों प्लस यूथ के पास पहुंचे, ताकि वो अपने साथ साथ बिहार का भी फ्यूचर बदल सके। ऐतिहासिक काम है ये।